हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेशन के अंदर हमारे यूनिट नंबर 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिसको हम बोलेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, आप सभी के सामने दिया गया है कि भाई पर्यावरण से प्रेरित रूपात्मक विविधताओं के परिणाम स्वरूप किसी जीव का बेहतर अस्तित्व क्या कहलाता है। यानी एनवायरमेंट की कंडीशन इंड्यूस्ड, यानी उसके कारण जो मॉर्फोलॉजिकल किसी भी जीव की बाहरी संरचना में जो वेरिएशन आ जाते हैं, जो परिवर्तन आ जाते हैं ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, उसको क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चे। इसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइप एक होता है जीनोटाइप, मतलब अंदर के जीन में परिवर्तन। फिनोटाइप यानी बाहर दिखने में परिवर्तन। यानी मान लो कि एक ही प्रकार के जीव एक अलग एनवायरनमेंट में चला गया, एक अलग प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन में चला गया बच्चे, तो उससे क्या हुआ, उससे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन जीवों के अंदर वो ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होगी, उसकी अलग होगी ताकि सर्वाइव कर सके। तो इसी बात को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कंसेप्ट में हमने पढ़ा था और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा एक एडेपिक फैक्टर है। ये क्या होता है सर, एडेपिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को बच्चे। एडेपिक फैक्टर किसको हम बोलते हैं? एडेपिक फैक्टर वे एनवायरमेंट फैक्टर होते हैं जो मिट्टी से जुड़े होते हैं। अब मिट्टी से, यहाँ पे मिट्टी ही लिखा हुआ आपका, और जीवन को प्रभावित करते हैं, उनको बोलते हैं एडेपिक फैक्टर। जैसे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, कितना मिनरल्स होते हैं, है ना, सोइल का कैसा टेक्सचर है, कैसी संरचना है, इनको बोलते बच्चे एडेपिक फैक्टर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। ओशियन अपवेलिंग। जो ओशियन अपवेलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, सिंपल सा मतलब है, ओशियन अपवेलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें समुद्र की गहराई से ठंडा और जो न्यूट्रिशन रिच पानी है ना वो ऊपर सतह पर आता है, उसी को कहा जाता है बच्चे। तो आंसर आ जाएगा आपका डी वाला। अगला है मेरे भाई क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो हमारे वेजिटेशन है, वनस्पति के डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हर स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंस वैल्यू में क्या शामिल है मेरे भाई। यानी द इंपॉर्टेंस वैल्यू फॉर ईच स्पीसीज इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ वेजिटेशन डज नॉट इंक्लूड। इसमें क्या शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए अब समझिए एक बार इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, इसका उपयोग हमारी जो वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेशन है, उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या क्या शामिल होते हैं? डेंसिटी को देखा जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है, उनके डोमिनेंस को देखा जाता है बच्चे। किसको नहीं देखा जाता? नीचे, उसको नहीं देखा जाता मेरे भाई, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे किसी भी स्पीसीज की फंक्शनल रोल और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को दर्शाता है ना। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर नहीं देखते हैं, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट का इनडायरेक्ट क्लाइमेट फैक्टर नहीं है? इनडायरेक्ट क्लाइमेट के ऊपर असर डालने वाला फैक्टर कौन सा नहीं? ये आपके एमपी में आया था बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा चुका आपसे। तो वो है सर लाइट। लाइट जो होता है, देखो क्लाइमेटिक फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट फैक्टर होते हैं जो डायरेक्टली जीवों को प्रभावित करते हैं, उसमें आता है लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वाइंड। इनडायरेक्ट फैक्टर वे होते हैं जो डायरेक्टली प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे सोइल हो गया, है ना, वहां की ढलान, टोपोग्राफी हो गया, या दूसरे जीव हो गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका लाइट वाला। अगला क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा बायोटिक फैक्टर किसी खास इकोसिस्टम में आबादी के साइज पर असर डालता है? बायोटिक मतलब जैविक, जीवित, जिसको आप बोल सकते हो। तो वो आबादी पे असर डालने वाला कौन होता है बच्चे? वो होता नंबर एंड काइंड ऑफ प्रीडेटर्स। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो आपके, ठीक है, जो आपके बच्चे शिकारी होते हैं, उनकी संख्या और उनके प्रकार, ये किसी भी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। अब मान लो हमारे ही यहाँ पे, सपोज करो हम जहाँ पे रहते हैं, यहीं पर डायरेक्टली हमारे पास में शेर, चीते, भालू रहने लग जाए, शिकारी रहने लग जाए बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी संख्या प्रभावित होगी। यही बात आपसे पूछा था इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबियल फैलाव, जो माइक्रोब सूक्ष्म जीवन के फैलाव के लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ये जो आपके पास में
ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर आपने पढ़े हैं एनवायरमेंटल के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा बच्चे? वो होता है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि इसी के अंदर हमारी तेज हवा चलती है जो मिक्सिंग और टर्बुलेंस उत्पन्न करती है, डस्ट होती है, एरोसोल होते हैं, वाटर की बूंदें होती हैं जो कि माइक्रोब के अटैच होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यही आंसर आ जाएगा। फिर बच्चे एक घटना जिसमें टेम्परेट का मतलब ना बहुत ठंडे ना बहुत गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों के कान, आंखें, बाल और दूसरे फिनोटाइप लक्षण छोटे और खराब तरीके से विकसित होते हैं, वे इस तरह से होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि मेरे भाई जो टेम्परेट रीजन में जीव रहते हैं उन जीवों के जो अंग हैं वो बाकी के जीवों से अलग तरह से विकसित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बच्चे हमारे द्वारा एलील्स लॉ कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिट्टी का सबसे छोटा 3 डायमेंशन वॉल्यूम, मतलब मिट्टी का एक हमने कोई वॉल्यूम यानी कुछ हिस्सा उठाया और जिसके अंदर मिट्टी को पढ़ने के लिए या मिट्टी के अंदर जितनी खास बातें होती हैं वो सारी चीजें शामिल होती हैं, उसको क्या कहा जाता है हमारे द्वारा? तो मिट्टी से संबंधित बच्चे उसको कहेंगे पेडोन। क्या कहते हैं? पेडोन कहा जाता है। यानी मिट्टी की सबसे छोटी 3 डायमेंशनल यूनिट होती है जो कि सोइल की प्रोफाइल को चेक करने के लिए यूज की जाती है और उसमें सोइल की सारी होराइजन्स मतलब उसमें सारी परत शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इनमें से कौन से पौधे ठंडे और एल्पाइन इलाकों के हैं और ये गर्मी में अच्छी तरह से नहीं पनपते हैं? ये आपके 2023 में एमपी में पूछा गया था, ध्यान रखेगा बच्चे क्वेश्चन को। तो कौन से प्लांट है भाई? अब देखो फैक्चुअल चीज भी पूछ लेता है कई बार। तो ये प्लांट होते हैं आपके हेकिस्टोथर्म्स बोला जाता है। हेकिस्टोथर्म वे बहुत ठंडे और एल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कम तापमान के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं बच्चे, गर्मी में अच्छी तरह से नहीं पनप पाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को सहन नहीं कर पाते हैं। मिट्टी का पानी जो पौधों को आसानी से मिल जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? मिट्टी वाला जो पानी पौधों को आसानी से मिल जाता है उसको क्या टर्म दी जाती है हमारे द्वारा? उसको बोलते हैं क्रिसार्ड कहा जाता है बच्चे। मिट्टी के अंदर पानी के 3 मुख्य रूप होते हैं, एक होलार्ड होता है, एक क्रिसार्ड होता है बच्चे, और एक कार्ड होता है, और एक आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये कई लेयर कई प्रकार की होती हैं। तो इनमें से अब कौन सा पानी इजीली आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसको कहते हैं क्रिसार्ड कहा जाता है। यानी मिट्टी में जो कुल पानी होता है उसको होलार्ड कहा जाता है, जो पौधों को आसानी से मिले उसको क्रिसार्ड कहा जाता है। एकार्ड क्या होता है? जो पौधों के लिए उपलब्ध ही नहीं है, जो मिट्टी में है लेकिन पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है मेरे भाई। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से जो पानी चिपका रहता है उसी को कहा जाता है, और जड़ें इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। चलिए सर, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अगले पे आ जाओ। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार 2 स्पीसीज एक ही जगह पर लगातार नहीं रह सकती। 2 स्पीसीज एक ही जगह पर लगातार नहीं रह सकती हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चे? ये बोलते हैं निचे। मतलब क्या है इस बात का? 2 स्पीसी जिनके अंदर जो आइडेंटिकल निचेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी 2 स्पीसीज का इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बिल्कुल अगर समान है तो उनमें से एक नीचे जो है ना वही लंबे समय तक एक ही स्पीसीज वहां पे लंबे समय तक रह पाएगी, और वो स्पीसीज क्या करेगी? दूसरे को वहां से एक्सक्लूड कर देगी, दोनों में से कोई एक ही नीचे वहां पे बदल लेगी। बच्चे समझ गए बात को? तो ये चीज आप पढ़ चुके हो पहले, इसमें कोई नई बात नहीं है। कीमो ऑटोट्रोफ इन चीजों पर जिंदा रह सकते हैं। यहां पर कीमो ऑटोट्रोफ बोला बच्चे आपको। कीमो ऑटोट्रोफ क्या होता है आप समझिए जरा इस बात को। देखिए, एनर्जी सोर्स केमिकल कंपाउंड्स कौन से? इनऑर्गेनिक, उनका ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं बच्चे? मिनरल्स बनते हैं। तो या फिर दूसरा कार्बन सोर्स होते हैं। यहाँ पर देखो कीमो सब जहां भी आता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ऑटोट्रोफ मतलब केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाने वाले। तो जो केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं बच्चे, तो उनके बारे में पूछा है, तो वो क्या क्या रहेगा उसके लिए? मिनरल्स एंड CO2, 2 चीजें आप करेंगे। यानी कीमो ऑटोट्रोफ किस पे सर्वाइव कर सकते हैं? मिनरल्स पे और CO2 पे सर्वाइव कर सकते हैं। यानी इन दोनों चीजों से लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। हाइपर वॉल्यूम में किसी स्पीसीज द्वारा घेरी गई असल जगह को क्या कहते हैं? तो उसको मेरे भाई क्या कहा जाएगा? उसी को कहते हैं सर आपका रियलाइज्ड निचे कहा जाता है। देखो निचे क्या होता है? किसी स्पीसीज का रोल, उसका रिसोर्स जो यूज हो रहा है, और जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर के एक नाम बोलते हैं, निचे बोला जाता है हमारे द्वारा, है ना। अब ये निचे जो होते हैं, फंडामेंटल निचे हो गया, रियलाइज नीचे हो गया, हैबिटेट हो गया, सबस्ट्रेटम हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। ये जो फंडामेंटल नीचे कौन सा होता है? ये वो स्पेस या कंडीशन है जहाँ पे स्पीसीज थ्योरेटिकली रह सकती है। रियलाइज नीचे का मतलब होता है जहाँ पे स्पीसीज वास्तव में रहती है।
तो यही आपसे पूछा था। अगले क्वेश्चन है, किसी स्पीसीज में करेक्ट डिस्प्लेसमेंट किससे जुड़ा है? करेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चे, समझिए जरा इस बात को। देखिए, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में को एग्जिस्ट करती हैं तो वे कंपटीशन कम करने के लिए अपने ट्रेट्स में बदलाव कर लेती हैं, और यही बदलाव जो होता है मेरे भाई, इसी को कहते हैं करेक्टर। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं, अपनी मॉर्फोलॉजी में बदलाव लाएं, या जिन रिसोर्स का वो यूज करते हैं उसमें बदलाव लाएं। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे कंपटीशन को कम करना और दोनों का एक साथ को एग्जिस्ट करना। पूछा क्या था आपसे? पूछा ये था मेरे भाई कि करेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो स्पीसीज है वो किसके साथ में एसोसिएट है? वो उसके साथ एसोसिएट है जिनकी प्रॉपर्टी लगभग एक दूसरे से मिलती है, तो उसको बोला जाएगा सिम्पैट्रिक स्पीसीज, यानी जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके रिसोर्स या एक ही जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में जो रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल नीचे कि ऐसी स्थिति जहां एक जैसी स्पीशीज एक ही एरिया में मौजूद हो सकती है लेकिन अलग अलग समय पर रिसोर्स का इस्तेमाल करती हैं, वे कौन? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। उनको क्या कहते हैं बच्चे? रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, जब दो या दो से अधिक सिमिलर स्पीसी एक ही जगह रहती हैं, वे रिसोर्स यानी फूड हो गया या हैबिटेट हो गया, टाइम हो गया, को अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइम पे इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके बीच में कंपटीशन कम हो और दोनों का को एग्जिस्टेंस बना रहे। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा। फिर है बच्चे कॉम्पिटिटिव, फिर से वही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार दो स्पीसीज एक ही जगह पर लगातार नहीं रह सकती। तो फिर से वही बात आ गई, सर आंसर क्या आएगा इसका? क्यों नहीं रह सकती? उसका रीजन होता नीचे। नीचे का मतलब मैंने आपको बताया था सारी बातें पहले भी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्पीसीज का नीचे कई एनवायरमेंटल फैक्टर से तय होता हो तब हम उसको क्या कहते हैं? तब उसको कहा जाता है बच्चे हाइपर वॉल्यूम नीचे कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपको बताया जा रहा है, फंडामेंटल नीचे और रियलाइज नीचे शब्द किसने दिए थे बच्चे? अब की बार व्यक्ति का नाम पूछा है तो हचिंसन ने दिए थे, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, ग्रब ने किसका आइडिया दिया था? ग्रैब ने किसका आइडिया दिया था बच्चे? रीजनरेशन नीचे का आइडिया दिया था, और रीजनरेशन नीचे के बारे में ग्रब ने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, रीजनरेशन नीचे क्या होता है? वह इकोलॉजिकल नीचे होता है जिसमें सीडलिंग या जुवेनाइल्स की एस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ होती है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नीचे के कंसेप्ट को सबसे अच्छे तरीके से ऐसे बताया जा सकता है। इकोलॉजिकल नीचे को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे? रोल एंड पोजीशन अ स्पीसीज हैज इन इट्स एनवायरनमेंट। किसी स्पीसीज के अपने एनवायरनमेंट में भूमिका और पोजीशन, इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दो तो फिर हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे कहा जाता है बच्चे। यानी किसी भी स्पीसीज की रोल, फंक्शन और पोजीशन है इकोसिस्टम में, उसी को बोलते हैं रोल, उसी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल नीचे कहा जाता है। फिर इसके बाद में बच्चे एक ही स्पीसीज से जुड़ी पॉपुलेशन की एक सीरीज जो एक दूसरे के हैबिटेट पैच में रेगुलर माइग्रेशन के जरिए जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाएगा हमारे द्वारा मेटा पॉपुलेशन। देखिए, ल्यूविन्स ने कंसेप्ट को बताया था ये मेटा पॉपुलेशन वाला, और ये होता क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशियली सेपरेटेड पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज विच इंटरेक्ट विया माइग्रेशन और डिस्पर्जल बिटवीन हैबिटेट पैचेज। मतलब कहने की बात है, एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन है जो कि माइग्रेट करके माइग्रेशन की प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है जस्ट, तो फिर उसको बोलते हैं बच्चे मेटा पॉपुलेशन कहा जाता है, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहती, बस रेगुलर से माइग्रेशन से जुड़ी हुई है। जीव जो आमतौर पर आर सिलेक्टेड लक्षण दिखाते हैं, आर सिलेक्टेड मतलब रिप्रोडक्टिव सिलेक्टेड, ये कंसेप्ट पहले भी आ चुका है। इंसेक्ट के अंदर ऐसा होता है बच्चे, और आंसर भी इंसेक्ट है आपका। दो प्रकार के होते हैं, एक आर सिलेक्टेड होते हैं, एक के सिलेक्टेड होते हैं। प्रॉपर्टी यहां भी मैंने लिखी हुई है, बाकी इन सभी को मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूं, हमारे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। फिर अगला हमारे पास है कोहॉर्ट पॉपुलेशन स्टडी के लोग इनमें से होते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ कोहॉर्ट पॉपुलेशन स्टडी बिलोंग्स टू, समझिए इस बात को। अब इस जो कोहॉर्ट स्टडी के अंतर्गत आपसे पूछा है, इसके अंदर कौन इंक्लूड होता है? जिनका जन्म एक ही साल हुआ हो। ये रहा आपका कोहॉर्ट पॉपुलेशन। किसको कहते हैं? ये पॉपुलेशन स्टडी का वो तरीका है जिसमें एक ही वर्ष में जन्मे इंडिविजुअल को फॉलो किया जाता है और फिर उनके सर्वाइवल की रेट, उनके मरने की रेट या फिर उनकी लाइफ का टेबल तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं कोहॉर्ट स्टडी। अगला बच्चे फिर से वही सेम ही है क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में थे आज के
जो एक बार आपने देख लिए, और मोस्टली चीज़ें जो क्वेश्चंस में आपको दिखाई दी हैं वो मोस्टली चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत बेसिक लेवल पढ़ा है तब भी आपने वो पढ़ ली है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उसको भी बच्चे आप सभी ने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं आज, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।